नमस्कार दोस्तों, मैं आज जिस विषय को लेकर आपसे सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि साहित्य, कला और संस्कृति, इन तीनों से अगर जुड़ाव बना रहे तो ये निश्चित है कि हमारा जीवन ढेरों कुंठाओं से, हताशाओं से, नकारात्मकता से बचा रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का एक प्रकार से एक आउटलेट है। एक आप अपने विचार की, अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति जब कर देते हैं तो उसके बाद ये है कि आप भीतर से एक राहत सी महसूस करते हैं कि जो भी जमाव था, जो चीज़ें रुकी हुई थी, वो सारी की सारी हमने बयान कर दी। कुछ कह लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया। तीनों बातें बड़ी सहायता करती हैं। कुछ देख भी लिया। आजकल देखने का युग भी है। जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें एक आप सिर्फ श्रोता या पाठक नहीं हो सकते, आपको एक दर्शक भी होना पड़ता है। चलिए, आज एक अनूठी चुनौती, वैसे चुनौती इन दिनों में दो तरह की है साहित्य, कला और संस्कृति के सामने। एक चुनौती है कोरोना कालीन परिस्थितियों की, इस पर फिर कभी विचार कर लेंगे। दूसरी चुनौती है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी की चुनौती जो है वो कला के लिए भी है। पहले हमने ये सुना था कि ये टेक्नोलॉजी की चुनौती जो है सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए है, लेकिन क्रिएटिविटी कला में भी है। अगर कोई मूर्ति तराशता है, बुत तराश, तो उसमें भी कला है। तो कला, संस्कृति और साहित्य, तीनों पर ये बात लागू होती है जिसका जिक्र मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे, आपस में बांटेंगे। उसमें यह है कि एक मित्रों, इन दिनों में एक खबर प्रौद्योगिकी के झरोखों से हमारे बीच में आई है। दो तरह के रोबोट बने हैं। एक का नाम है ABB2 और दूसरे का नाम है क्वेंटेक 2। ये दो तरह के रोबोट बनाए गए हैं और ये इटली के लोगों ने, इटली के कुछ प्रयोगशालाओं में तैयार किए गए हैं। और इन रोबोट, जिसे आप रोबो भी कई बार कह लेते हैं, दोनों ही जो उच्चारण है वो सही माने जाते हैं। तो ये जो रोबोट हैं ये क्या करते हैं कि ये, इनका जो दावा है, इनकी प्रयोगशालाओं को चलाने वालों का दावा है कि अब माइकल एंजेलो जिन प्रतिमाओं को लंबा अरसा, बरसों का अरसा लेकर बनाता था, अब वो कुछ एक घंटों में तैयार कर देते हैं रोबोटिक पद्धति से। रोबोटिक जो लैब हैं, रोबोटिक जो प्रयोगशालाएं हैं, वो सारा का सारा काम घंटों में ही निपटा सकती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, दुर्गा पूजा के अवसर पर और इसके आसपास दशहरे के अवसर पर, उससे भी कुछ और भी ऐसे हमारे पर्व आते हैं जब दीपावली के अवसर पर भी हमें कुछ मूर्तियां दरकार होती हैं। तो ये सारी की सारी मूर्तियां जो हैं, ये रोबोटिक प्रयोगशालाएं वो सारा काम कर देंगी जिन कामों के लिए सारा साल लगातार निरंतर निर्माण कार्य श्रमिकों के रूप में लोग करते हैं। और ये बंगाल में अलग अलग परंपराएं भी हैं। वहाँ ये भी कहा जाता है कि जब दुर्गा की मूर्ति बनानी हो तो उसके लिए जो मिट्टी है वो वेश्या के घर से भी आती है। तो एक प्रकार से बड़ा एक अजीब सी परंपराएं जो हैं वो हमारी संस्कृति का, हमारी कल्चर का एक हिस्सा हैं। और मित्रों, ये सारा धंधा अब जो अगर रोबोटिक प्रयोगशालाएं अगर संभाल लेंगी तो हमारा जो वो परंपरागत रूप से जो कलाकार है, जो छैनी हर और हथौड़ी लेकर बरसों तक एक पत्थर पे काम करता है, वो क्या करेगा? ये एक बड़ा संकट है कि कलाकार जो है उसके लिए जो परंपरागत रूप से जो निर्माण करता है, जो सृजन की एक अनुभूति बीच में पत्थरों के डालता है। कहते हैं कि पत्थरों में भी प्राण फूंकने वाली बात हो जाती है। जब वो ऐसी बातें जब समाप्त हो जाएंगी तो उस वक्त उन कलाकारों का क्या होगा, परंपराओं का क्या होगा? ये एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है वो सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि कलाकार जब भी एक मूर्ति बनाता है, उसमें अगर वो ईश्वरीय किसी व्यक्तित्व की मूर्ति बना रहा है, किसी ईश्वर की मूर्ति बना रहा है, देवी देवता की बना रहा है, तो वो आंखों में करुणा की भावना उभरता है। वो प्रयास करता है कि जो होंठ हैं वो इस तरह के हों, कमल के फूलों जैसे हों, या जो भी है, अलग अलग कल्पनाशीलता उसकी काम करती है। वो ये देना चाहता है, ये एक आभास देना चाहता है कि अगर देवी देवता है तो वो एक प्रसन्न मुद्रा में, एक वरदान की मुद्रा में आपके सामने है, आपको बहुत कुछ दे रहा है, वो देने की स्थिति में है। और आपको उस मूर्ति को देखकर एक आपके मन में श्रद्धा का भाव, एक अपनत्व का भाव और एक समर्पण का भाव उपजना स्वाभाविक है।
लेकिन मित्रों, इसमें रोबोटिक जो प्रयोगशालाएँ उनका ये कहना है कि अगर हम नहीं बदले तो आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें परंपरा से हट जाएंगी, मूर्तिकला समाप्त हो जाएगी, यह ख़तरा है। उनका ये कहना है कि मूर्तिकला क्यों समाप्त हो जाएगी कि आप जो कंटेम्परेरी, जो समकालीन जो निर्माण कलाएं हैं, उनको आप उनका विकास रोक नहीं पाएंगे। आपको जितनी ज़रूरत है बाज़ार में, जितनी चीज़ों की आपको ग्राहक मिलते हैं, जितने आपको श्रद्धालु बाज़ार में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, अगर उसके अनुपात में अगर आप निर्माण नहीं करते तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कलाकृतियों पर या कलात्मक चीज़ों पर लोगों की अभिरुचि जो है वो समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो प्रतीक्षा करे। वो कोशिश करता है कि अगर मैंने एक मूर्ति लेनी है तो जल्दी से मूर्ति ख़रीदूँ, मूर्ति के बाद ये भी लेना है, और उसकी फ़हरिस्त बड़ी लंबी है, और उसकी फ़हरिस्त की अपनी जो अपेक्षाएं हैं उन पर पूरा उतरते उतरते उसे लंबा वक्त लगता है। वो हर काम जल्दी में निपटाना चाहता है, और ये स्थिति कलाकारों की भी है। ये स्थिति कलात्मक जो कृतियां हैं उनको बेचने वालों की भी है। हर व्यक्ति हड़बड़ी में है। तो हड़बड़ी के इस युग में रोबोटिक संस्कृति उन प्रयोगशालाओं का दावा है, मेरा दावा नहीं है। उनका दावा है कि रोबोटिक संस्कृति जो है उसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि एक बहुत ऐतिहासिक कलाकृति है जिसको बनाने में कलाकार को 5 वर्ष का समय लगा था, और वही कलाकृति जब रोबोटिक कल्चर की प्रयोगशालाओं में डाली गई तो उसमें 270 घंटे लगे। तो 5 साल और 270 घंटे का आप अंतर देखिए कि ज़िंदगी किस तरह से बदल जाती है। और मित्रों, एक और बात की ओर संकेत करना चाहता हूँ कि आपको ये लगता नहीं है कि अगर ये कलाकृतियों में या मूर्ति निर्माण में ये आ गए, रोबोटिक कल्चर वाले आ गए, तो ये कल को इसमें आप गज़ल की जो बहरें हैं वो भी फीड कर देंगे। उसमें जो गीत की जो छंदबद्ध गीत हैं, उसकी 16 मात्राएँ, 18 मात्राओं का गीत, 24 मात्राओं का गीत, तो वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की याद आपको आएगी। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। ये गीत सख्त सरदर्द बुलाता है, ये गीत पिया को पास बुलाता है। आपने गीत सुना हुआ है, बहुत चर्चित है। कभी भूल गया हो तो आप नेट से देख लीजिएगा। मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें, जो सृजनशीलता है, सारी की सारी को रोबोटिक जो संस्कृति है अपनी जकड़ में ले सकती है। और तब जो स्वाभाविक जो सृजनशीलता है, जिसके बूते पर हम संवेदनाओं की बात करते हैं, संवेदनाओं का रोना रोते हैं, वो कहाँ जाएंगी? ये सारे प्रश्न जो हैं, ये अंतिम निर्णय मैं को सपाट बयानी से काम नहीं ले रहा। ना ही आपसे मेरा आग्रह है कि आप एक निर्णय लें, निष्कर्ष लें, एक तरफ हो जाएं, ये नहीं है। लेकिन ये चुनौतियाँ ऐसी हैं जो निरंतर विचार विमर्श और विचारों का आदान प्रदान मांगती हैं। आपको भी इस पे विचार करना चाहिए। और मित्रों, पिछले दिनों आपने एक खबर भी पढ़ी होगी कि एक युवती को उसने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक एक रोबो में सारी चीज़ें उसने फीड करवाईं, यहाँ तक कि उसने संवेदनशीलताएँ भी फीड करवा दी बहुत सारी। अब हुआ यह कि जब वो संवेदनशीलताएं जब फीड हो गई तो रोबोटिक का व्यवहार भी उस तरह का हो गया। अब युवती को रोबोटिक जो है वो आम इंसानों से ज़्यादा अच्छा लगा, और वो उसके प्यार में प्रेम पाश में बंध गई। और धीरे धीरे उसको लगा कि ये ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, मैं इससे शादी भी कर सकती हूँ। लेकिन वैधानिक रूप से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि शादी हो सके। तो उसने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी, पिटीशन दी कि जब विवाह एक निजी मामला है, इसका निर्णय व्यक्ति पर निर्भर करता है, तो मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मुझे इसकी कानूनी वैधानिक अनुमति दी जाए। अब ये प्रश्न बड़ा एक नया प्रश्न था। ढेरों विशेषज्ञ इसमें कूद पड़े और लंबी सुनवाई चली। सुनवाई में 1 बरस 1.5 बरस लग गया। और जब निर्णय जिस दिन आया, निर्णय युवती के पक्ष में था, उसे अनुमति दे दी गई। लेकिन निर्णय जिस दिन आया वो दिन था जिस दिन रोबोटिक की एक्सपायरी डेट आ चुकी थी। निर्णय आते ही वो हाथ तो आगे बढ़ाता है रोबो, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, उसका हाथ यहीं रह जाता है। और युवती पागलों की तरह जब देखती है उसका बढ़ा हुआ हाथ, तो उसके हाथों को बुरी तरह से चूमती है। और चूमते चूमते उसको एक आघात सा लगता है, एक उसको वहीं दिल का दौरा पड़ता है और वहीं उसका भी प्राणांत हो जाता है।
ये एक कथानक नहीं है, मैं आपको वास्तविक जीवन से गुजरी हुई एक संवाद जो है, वास्तविक जीवन से गुजरा हुआ एक ख़बर जो है वो आपको दे रहा हूँ। ये चीज़ें विश्व भर में व्यापक स्तर पर हो रही हैं। अब रोबोट्स रोने भी लगे हैं, आंसू भी आने लगे हैं। ये कहानियाँ पहले हम जिक्र कर चुके हैं, बार बार उनको ना दोहराया जाए। लेकिन ये जो बदलाव हैं मित्रों, ये जीवन की संवेदनशीलता के साथ कैसे छेड़छाड़ करेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये जो छेड़छाड़ है ये बड़ी समस्या पैदा करती है। और इसलिए मित्रों एक दिलचस्प घटना हमने बांटी जिसका ताल्लुक़ कला, संस्कृति और साहित्य से था। इसी बारे में थोड़ी सी और बातें बाद में फिर कभी। जाते जाते एक कविता की 4 पंक्तियां सुन लीजिए। कविता इसलिए वो उसका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कविता राही मासूम रज़ा की है। राही मासूम रज़ा पर हिंदी और उर्दू दोनों का एक जैसा अधिकार है और उनकी जो कृतियाँ हैं उनमें भी आप देख लीजिए कि बिल्कुल सहजता दोनों भाषाओं की मिल जाएगी। उनकी एक कविता है बड़ी चर्चित, इस अंधेरे के सुनसान जंगल में हम, कि अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत दूर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। और मैं बहुत दूर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज़ मरते रहे, रोज़ जीते रहे। कि जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज़ मरते रहे, रोज़ जीते रहे। ज़िंदगी भी हमें आज़माती रही और हम भी उसे आज़माते रहे। कि ज़ख्म जब भी कोई ज़हन दिल पर लगा, ज़िंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। ज़ख्म जब भी कोई ज़हन दिल पर लगा, ज़िंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। गोया हम भी किसी साज़ के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। और अंतिम पंक्ति कि ज़ख्म जब भी कोई ज़हन दिल पर लगा, ज़िंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। गोया हम भी किसी साज़ के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया। कविता में नाटकीयता कैसे लाई जा सकती है कि कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कारवां दिल के ज़ख्मों के दर खटखटाते रहे। कितनी यादों के भटके हुए कारवां दिल के ज़ख्मों के दर खटखटाते रहे। ज़िंदगी भी हमें आज़माती रही और हम भी उसे आज़माते रहे। नमस्कार दोस्तों, फिर नए विषय के साथ।